Okay, guys, can you hear me? Yes, sir. Okay. चलिए अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? पीडीएफ नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, राइट। तो हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे थे जब वो जूम का फ्री टाइम खत्म हो गया था कि लास्ट पॉइंट ये है, पर्पस या मकसद ऑर्गेनाइजिंग का, कि हम जो इदारे के रिसोर्सेज हैं उनको हम एलोकेट करते हैं, यानी उनको असाइन करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि उनको एक्चुअली उस जगह पे भेज दिया जाता है। जैसे इस्तेमाल होती है, एक टर्म इस्तेमाल होती है कि जी हमने ट्रूप्स को यानी फौज को डिप्लॉय कर दिया है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ उन्हें जाना है, जहाँ उन्हें जंग लड़नी है या जहाँ उनको तैनात होना है, वहाँ हमने उनको सेंड कर दिया है। तो इदारे में भी हम एलोकेट करते हैं यानी असाइन करते हैं कि किसने क्या काम जो है वो करना है, उसको कितना है। मिसाल के तौर पे चलें आप बताएं रिसोर्सेज क्या होते हैं इदारे के, फिर बात होगी कि एलोकेशन की। उनके इदारे के पास क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? सर जो उनके एसेट्स होते हैं वो। हाँ, तो वो एसेट बताएं ना क्या है। सर लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया उनका, ठीक है, और कैश हो गया उनका। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। कैश और बैंक और में जैसे यानी सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कैश की शक्ल में नहीं होते, वो आजकल यस सर। डिजिटल, आप भी जानते हैं, वंस एंड जीरोज होते हैं कि भाई हमारे इतने अकाउंट में है। ठीक है, और बताइए। और सर ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, स्टेशनरी हो गई, इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, ठीक है। ये तकरीबन सर जितने यही है। आपने लिस्ट बताई उसमें अभी एक चीज बहुत बड़ी मिसिंग है, जिसको बिल गेट्स का नाम तो आप जानते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का यस। जो है फाउंडर और सीईओ और दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, उसने किस चीज को रिसोर्स कहा था कि हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स क्या चीज है? सर माइंड कंसेप्चुअल स्किल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ये पॉइंट है। कौन किसने कहा है ये? मैं इसको देख नहीं सकता, वो हाईलाइट नहीं हुआ हुआ। सर मैंने वकास। वकास ने, हाँ बिल्कुल सही वकास, आपने कहा। वो माइंड और कंसेप्चुअल स्किल्स वो किसके पास हैं? सर मतलब एक उसी के पास है, एक इंसान के पास। वो इंसान को इदारे में क्या नाम दिया जाता है? एचआर। सर एम्प्लॉयज हो सकते हैं वो, या फिर जो मैनेजमेंट करवा दे, मैनेजर यस हो गया। यस, और मैनेजर भी तो एम्प्लॉय है ना, सीईओ भी एम्प्लॉय है। हाँ, उसका लेवल हायर है, क्लर्क जो है वो भी एम्प्लॉय है। तो बिल गेट्स ने कहा था बहुत शुरू में, जब माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अभी है, कि पीपल आर आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट, असासा। आपने एसेट्स की बात की ना, तो आपने गिनवाए, जो कि सही गिनवाए। जी फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, पैसे हो गए जो कंपनी के पास है, दूसरा इक्विपमेंट हो गया, कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंगें हो गई। मगर लोग जो हैं वो सबसे अहम असासा हैं, क्योंकि काम जो है वो किसने करना है? लोगों ने। बिल्कुल। हाँ, अब एक ज़माना आने वाला है, आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि बहुत से काम जो हैं वो मशीनों को जो है वो दिए जा रहे हैं। फिजिकल काम तो दिए ही जा रहे थे। अब जैसे आपके पास गाड़ी, एक ट्रक है कंपनी में, वो ट्रक जो है 100 लोगों से ज़्यादा जो है सामान लोड करके ले जा सकता है। एक शख्स जो अपनी कमर पे जितना उठा सकता था, तो आपको
200 एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं और माल को इधर से उधर करने के लिए। बहुत से भारी माल उठेगा भी नहीं, वो ट्रक जो है, जो मशीन है, वो काम कर लेगा। और अब क्या चीज़ हो रही है जिसकी एक छोटी सी झलक हमने पहली चैप्टर में देखी थी, या मैनेजिंग, अगर आप मशीन्स को मैनेज कर रहे हैं, कि जहनी काम जो है, मेंटल वर्क, वो भी मशीन्स जो है वो करेंगी। ठीक है ना? तो फिलहाल खैर वो ज़माना भी आने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है, आपकी लाइफ टाइम में आ जाएगा। जो आपको एक फिगर बताई थी कि 40% जॉब्स अगले 20 साल में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम्स, ये मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स ले जाएंगे, जॉब्स मशीनों को चली जाएंगी। तो फिलहाल खैर ये है कि इंसान जो है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मुलाजमीन हैं कंपनी के, और मुलाजमीन टॉप से लेके बॉटम तक, सीईओ से लेके चपरासी तक, वो सब मुलाजमीन है। वो एक बहुत अहम एसेट है, ये रिसोर्स है। मगर ये क्या नाम बताया था जिसने कहा था कि कंसेप्चुअल स्किल जो है वो भी एक बहुत बड़ा है। उस एसेट के पास जो एसेट है, इंसानों के पास जो एक सलाहियत है, वो वाकई में वो है उनकी थिंकिंग की एबिलिटी और स्किल। ठीक है ना? किसने बताया था? दोबारा नाम बताइएगा अपना। सर मोहम्मद वकास। वकास ने, बिल्कुल ठीक है वकास, वेरी गुड। अच्छा जी, एक मिनट में ये चेक कर लूं कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अम, अच्छा, शायद रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि हमें एविडेंस के तौर पे ये देना होगा। अच्छा, ये वर्क स्पेशलाइजेशन, यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक फैक्ट्री वर्कर, उसके पास टूल्स हैं और उसने ख़ास इक्विपमेंट पहना हुआ है, मशीन है। अगर आप नोट करें, मशीन में जो है वो फुटबॉल, ये जो अमेरिकन फुटबॉल वाली लंबूतरी सी बॉल होती है वो है, और वो उसको जो फुटबॉल है उसको थ्रेड कर रहा है, उसमें जो है वो लेस जो है वो लगा रहा है, जो कि अमेरिकन फुटबॉल के उसमें होता है। तो इसने ज़ाहिर है कंपनी का स्पेशल दिया हुआ यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ग्लव्स इसने सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए पहने हुए हैं, हो सकता है सेफ्टी गॉगल्स ही पहने हुए हो, वो हमें नहीं नज़र आ रहा। तो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, ये एक रिसोर्स है। ठीक है? और इंसान जो है, जो एम्प्लॉई है, वो एक रिसोर्स है। अभी आप देखें कि इन्होंने जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा वर्क स्पेशलाइजेशन। तो ये लेसिंग जो कर रहा है, उसको जो वो फुटबॉल को डोरी जो उसमें लगा रहा है, ये 13 टास्क में से है, सेपरेट टास्क, जो कि एक विल्सन कंपनी जो है ये उसकी फुटबॉल बनाने में जाते हैं। कि कोई शख्स जो है, मिसाल के तौर पे, उसने इस फुटबॉल का लेदर काटा होगा। ठीक है? जो ये कटे हुए 4 पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, किसी ने उसके ये पट्टियाँ स्टिच की होंगी। अगर आप अपने पीडीएफ में देखिएगा गौर से, शायद यहाँ नज़र ना आ रहा हो कि स्टिचिंग हुई हुई है। ठीक है? किसी का काम होगा कि ये जो विल्सन नाम है वो प्रिंट करना। ठीक? किसी का काम होगा, जैसे ये शख्स जो है वो उसका काम है इसकी थ्रेडिंग करना। राइट? किसी का काम होगा इसकी जो है वो फिनिशिंग या क्वालिटी को चेक करना। गर्ज ये कि 13 काम। तो ये काम जैसे जैसे हिस्टोरिकली कॉम्प्लेक्स होते गए, मुश्किल से मुश्किल होते गए, तो स्पेशलाइजेशन जो है वो बढ़ती चली गई। ठीक है ना? अब आज से एक जो बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे, हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई। तो जिस ज़माने में गाड़ियाँ 100 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 100 से भी पहले, 1903 में गालिबन उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई थी, तकरीबन उतने पहले। तो उस ज़माने में गाड़ियाँ सारी जो हैं वो असेंबली लाइन का सिस्टम नहीं था, जो कि अब राइज है। और स्किल्ड लेबर, हुनरमंद लेबर जो है वो गाड़ी पे काम करती थी और वो बनाती थी।
तो हेनरी फोर्ड जो है वो ये चाहता था कि कॉस्ट जो है वो अपनी कंपनी की, मैंने आपको बार बार बताया P=R-C, कि जी हर कंपनी को प्रॉफिट करने के लिए रेवेन्यू और कॉस्ट को देखना होता है। तो उसने कहा मैं अगर प्राइस, मुझे कीमत कम रखनी है गाड़ी की ताकि आम आवाम खरीद सके, उस ज़माने में गाड़ियाँ बहुत महंगी होती थी, तो मुझे अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कम करना होगा। उस कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए उसने फिर ये एक एलिवेटर बनाने, जिसे लिफ्ट हम कहते हैं, लिफ्ट बनाने वाली कंपनी एक ओटिस एलिवेटर, वो आज भी है। उस कंपनी में असेंबली लाइन पे काम होता था। असेंबली लाइन में क्या है कि मशीन चलती रहेगी और लोग कारकुन जो हैं वो एम्प्लॉयज़ वो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। पहले ये होता था, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी कि लोग जो हैं वो एक गाड़ी जो है एक जगह फ्रेम पे खड़ी रहती थी स्ट्रक्चर पे, और कारीगर आन के जो है अपने काम करते होते थे। तो हेनरी फोर्ड ने देखा कि नहीं, ये ओटिस एलिवेटर कंपनी के पास जो निज़ाम है असेंबली लाइन का, कि वर्क जो है वो चलता जाएगा एक लाइन पे, असेंबली की लाइन पे, और कारकुनान एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खड़े रहेंगे। अब मैं वर्क स्पेशलाइजेशन का बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ फुटबॉल बनाने में 13 स्टेप्स हैं, तो गाड़ी के जो पहिया बनाया जाता था पहले शुरू में लकड़ी के फ्रेम का होता था, ठीक है ना, टायर हवा वाला भी नहीं होता था, सॉलिड रबड़ के होते थे, बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूँ। तो वो टायर का जो फ्रेम है बनाने में हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि उसने देखा कि स्किल्ड कारीगर चाहिए होता था वो टायर बनाने के लिए, और स्किल्ड कारीगर जो है वो भारी तनख्वाह लेता था, और नखरे उसके बहुत होते थे कि अगर उसको आपने सही ख्याल नहीं किया वगैरह, जाओ मैं काम ही नहीं कर रहा, छोड़ के चला जाऊँ। उसने टायर के जो फ्रेम के बनाने का प्रोसेस है उसको, ये ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी आपको, 100 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। 100 डिफरेंट कामों में उसने स्पेशलाइजेशन कर दी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि एक स्पेशलाइज काम को, एक हुनरमंद के काम को उसने डी स्किल कर दिया या गैर हुनरमंद कर दिया। तो जब 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया तो छोटे से छोटा शख्स जो है जिसकी कोई तजर्बा नहीं है वो भी जो है वो काम जो है वो कर सकता है, और वो सारे 100 काम जब मिल जाएंगे तो आपके पास एक बेहतरीन जो है वो व्हील बन जाएगा। और इसके ज़रिए से उसने फिर कॉस्ट को जो है वो बचाया। तो वर्क स्पेशलाइजेशन एक बड़ा अहम जुज़ है, एक पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, कि काम जो है वो हम स्पेशलाइज कर देंगे। फास्ट फूड रेस्टोरेंट की हम बात करें, लेट से आपने घर में अगर कभी माजरत के साथ ये मिसाल मैं दे रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है ना आप सब लोगों को? जी सर, आ रहे हैं। हाँ, तो रमज़ान के हवाले से माजरत के साथ कि लेट से आप घर में कभी आपने बर्गर बनाया हो तो वो हो सकता है ऐसे ही बने, ठीक ना बने, इतना मज़ेदार ना बने। आप ये सोचें कि मैकडॉनल्ड्स और केएफसी में हर दफ़ा जब आप जाएं और जो भी आप बर्गर की वैरायटी ऑर्डर करते हैं, वो तकरीबन 99-95%, चले 90% वो एक जैसा कैसे होता है? हालांकि आपको मालूम है कि एम्प्लॉयज़ बदलते रहते हैं। कैसे ये हुआ? यानी दुनिया में आप कहीं भी खा लें मैकडॉनल्ड्स या केएफसी को, तो आपको जायका लगभग मोर और लेस एक जैसा मिलेगा। हालांकि मीट डिफरेंट है, एम्प्लॉयज़ डिफरेंट है, शेफ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई माहिर कुक है। ये कैसे कर लिया मैकडॉनल्ड्स और केएफसी ने? एनीबॉडी? सर मशीन पे बनती है पैटीज वगैरह। जी, मशीन पे तो बनती है। देखें, हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्क स्पेशलाइजेशन का। उन्होंने हर काम को बिल्कुल डिवाइड इतना कर दिया, लेट से आपने फ्रेंच फ्राइज वहाँ के खाए हो, एक जैसे ही होते हैं। अब अगर मैं वो फ्रेंच फ्राइज वहाँ बनाने लग जाऊँ तो मुझे कोई हुनर नहीं आना है। वो मशीन से कटे हुए आलू आएंगे ऑलरेडी थैलियों में बंद, मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि कितने मैंने वो एक जाली में डाल के और उस मशीन में मैंने डिबोने। टाइमर वहाँ लगा हुआ है, वो टिंग करके टाइमर बज जाता है। नेक्स्ट टाइम कभी नोट कीजिएगा पीछे के क्या काम हो रहा है, रमज़ान के बाद आपका जाना हो तो देखिएगा,
या रमज़ान में भी शायद खुले होते हैं ये, कि स्किल डी स्किल्ड कर दिया, हुनर को ख़त्म कर दिया। घर में आप बनाएं फ्रेंच फ्राइज भी, बर्गर को भी छोड़ दें, ज़रा सा नहीं देखा वो जल गया। इन लोगों ने महारत ही हासिल कर ली है कि काम को इतना डिवाइड कर दिया, ये जो हमने यहाँ पढ़ा था अभी, डिवाइड द वर्क, इतने बारीक डिवाइड कर दिया, इतना उसको स्पेशलाइज कर दिया कि किसी को भी आप खड़ा कर दें वो जो है बेहतरीन चीज़ बना के जो है निकाल देगा। ठीक है, तो ये वर्क स्पेशलाइजेशन के फायदे हैं, मगर वर्क स्पेशलाइजेशन के नुकसानात भी हैं, वो भी हम देखते हैं कि नुकसानात क्या हैं। ये देखें यहाँ पे बल्कि मैकडॉनल्ड्स की मिसाल भी दी हुई है, ये पेज 385 पे, इसमें आप देखिएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी आपकी अब मालूमात में इजाफा हो जाएगा कि इसे फास्ट फूड क्यों कहते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो ज़रा स्लो बनता है, मगर अमेरिका में जो मैंने खुद भी देखा है कि 1.5-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते उनको आपका ऑर्डर बनाने में। ठीक है, उसकी एक वजह तो ये है कि वहाँ 10-10 लोग जाते नहीं हैं ग्रुप्स में, वहाँ 1-2 लोग ही जाते हैं एक वक्त में, कोई बड़े बड़े ग्रोहों में लोग जो है KFC मैकडॉनल्ड नहीं जाते, इंडिविजुअल्स या कपल ऑफ लोग जाएंगे, बट फिर भी उनका सिस्टम जो है उन्होंने ज़्यादा तेज़ चलाया हुआ, ज़्यादा एफिशिएंट है बिलमुकाबला यहाँ जो मैकडॉनल्ड्स के KFC के ऑपरेशन चल रहे हैं। तो काम को क्योंकि डिवाइड कर दिया तो एफिशिएंसी और स्पीड जो है वो बढ़ गई, मगर नुकसान क्या हुआ ये आप बताएं, कोई सोच के बताएं। स्पेशलाइजेशन का उल्टा है ओवर स्पेशलाइजेशन, तो ओवर स्पेशलाइजेशन से क्या नुकसानात होंगे, सोच के बताइए। हेलो, क्या पढ़ लेना, रुपया है, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या पढ़ लेना, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सर गलती से आ गया। गलती से आ गया, ओके, ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जब काम देखें ज़्यादा तकसीम हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में, तो क्या मसला आ सकता है, ज़रा से सोचें। मैं हिंट देता हूँ, क्लू देता हूँ आपको, ये लिस्ट देखें, काम को आपने बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अब क्या मसला आ जाएगा। नहीं, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ भाई, तो आवाज़ आ रही है तो कोई जवाब देने की भी तो जहमत करे। किसी भी काम को आपने जब बहुत ज़्यादा हिस्सों में, पार्ट्स में तकसीम कर दिया, इस लिस्ट को देखते हुए जो आपके सामने है अभी, क्या मसला आ सकता है।
सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी मैनेजर की, उसको हर किसी चीज को देखना पड़ेगा। हाँ, तो वैसे तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कम हो गई, वो छोटे से छोटा स्पेशलाइज काम कर रहे हैं। मगर जो आपने बात की ना देखने की, ये देखें हाईलाइट भी मैंने किया हुआ था कि कोऑर्डिनेशन का, सुपरविजन का काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये किसने जवाब दिया है? मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा साहब, वेरी गुड। ठीक है मोहम्मद रजा साहब। और दूसरे एक ओवर स्पेशलाइजेशन का नुकसान ये होता है कि अब मैं एक रियल लाइफ सीन का बताता हूँ। यूनिलीवर में, जो लीवर ब्रदर्स कहलाती थी जब मैं काम करता था, तो इनकी एक रहीम यार खान जो एक शहर है पंजाब का, वहाँ एक फैक्ट्री है इनकी, बड़ी फैक्ट्री है। तो उसमें उस ज़माने में इनके पास ये डालडा की भी रेंज होती थी। तो वहाँ डालडा के मुख्तलिफ प्रोडक्ट, कुकिंग ऑयल और बनास्पति है, पैकिंग होती थी वहाँ पे। तो हम लोग जब शुरू शुरू में रोटेशन जिसे कहते हैं ना, जगह जगह के डिपार्टमेंट दिखाए जाते हैं, सारे पूरी कंपनी से वाकफियत दिलाई जाती है। तो फैक्ट्री में मैंने देखा कि एक शख्स, ये स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ या ओवर स्पेशलाइजेशन की, कि एक शख्स जो है वो एक मशीन पे बैठा हुआ है, बाकायदा बैठा हुआ है, उसे उसको सीट उसकी जो है वो मशीन के ऊपर ही है। तो एक पेडल से, पाँव के पेडल से वो एक लीवर दबाता है, तो टिन की प्लेटें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ के आती हैं। वो टिन की शीटों को, टिन की रेक्टेंगुलर शीटों को वो अपने उल्टे हाथ से मशीन में डालता था, और वो मशीन उस टिन को गोल करके उसको रिवेट करके, वेल्ड करके जोड़ देती, ताकि गोल सिलेंडर बन जाए, जिसको वो उठा के रख देता था। उस गोल सिलेंडर को फिर मशीन में दूसरे कारकुनान उठा के डाल देते थे, ताकि वो मशीन वहाँ उसका बेस लगा के और फिर उसमें तेल भर के और ऊपर का टॉप का बेस जो है वो सील कर, टॉप सील कर दे। तो मैंने ये देखा कि ये शख्स जो है, बल्कि मेरे साथ जो एक और मेरे कुलीग थे, हम दोनों ने ये देखा कि वो शख्स जो है मतलब बगैर अपना दिमाग और सोच लगाए हुए बिल्कुल मशीन के हिस्से की तरह वो अपना एक काम कर रहा है। ठीक है, वो गायब है वहां से मेंटली, वो सिर्फ उसके हाथ चल रहे हैं और पाँव चल रहा है और वो मशीन से जो है वो काम वो ले रहा है ना। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आप ये काम कर रहे हो 10 घंटे तक, क्या होगा आपके साथ? एक ही मूवमेंट है, एक ही काम है आपका फॉर 8-10 आवर्स, नतीजा क्या निकलेगा आपकी अपनी लाइफ पे? सर एक्सपर्ट हो जाएंगे उस काम में। चलें एक्सपर्ट तो हो गए, अब मुझे बताएं एक्सपर्टीज कितनी चाहिए? मैं भी बैठ जाऊं एक दिन में, मैं भी सीख लूंगा, आप भी सीख लेंगे। हाँ भाई, ये पेडल दबाओ तो ये टिन की प्लेटें जो हैं, जो शीट्स हैं, वो ऊपर आती जाएंगी। उसको आपने उल्टे हाथ से लेके घसीट के वो रोलर में डालना है, रोलर उनको गोल घुमा के जो है उसको जोड़ लगा देगा। समझ गए ना? फ्लैट टिन की प्लेट है, उसको वो मशीन गोल कर देगी और गोल पे वो सील कर देगी ताकि सिलेंडर बन जाए। इसमें कितनी महारत चाहिए? आप सोचेंगे, आप इमेजिन करें, जो मैंने आपको शुरू की क्लासेस में कहा था, विजुलाइज करें कि आप बैठे हुए 10 घंटे ये काम कर रहे हैं दिन भर, क्या असर होगा आपका? बाइसेप बन गया। सर स्टार्टिंग में तो सही से कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है, और आहिस्ते आहिस्ते करेंगे तो शुरू में बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा, जैसे हाथ दर्द करेंगे, ये जो काम कर रहे हैं उसमें हमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस काम में एक्सपर्टीज चाहिए ही कितनी। भाई वो मैकडोनल्ड वाली मिसाल ले लें कि लेट से किसी एक शख्स का काम है कि उसने फ्रेंच फ्राइज तल तल के निकाल के डालते जाने हैं, ठीक है? उसने आलू काटने, ना उसने टाइम को घड़ी से देखना, उसने सिर्फ जो कटे कटाए आलू के स्लाइसेस आ रहे हैं उनको जाली में डाल के डिबोना है मशीन में, टाइमर स्टार्ट कर देना है, टाइमर की घंटी बजती ही टिंग बजेगी, उससे निकाल के एक और जगह डाल देना है, वहाँ से कोई स्कूप करके जो है वो आप देखिएगा शूट से बने होते हैं, उसमें डाल देगा ताकि वो एक मील असेंबल कर दिया जाए ट्रे में। तो ये ओवर स्पेशलाइजेशन
में नतीजा ये होता है कि एक शख्स को जब आपने इतना छोटा सा काम दे दिया, ये अगेन यूट्यूब पे आप देखिएगा, ये यानी कोई जोक नहीं है, ये एक, वो फैक्ट्री कौन सी थी ये मुझे नहीं मालूम, एक शख्स का पूरे दिन ये काम था, सिर्फ एक बटन को दबाना, काम ही यही था उसका। एक मशीन एक लाके एक पुर्जे को रखती थी, फिर दूसरा मशीन का हिस्सा उस पुर्जे पे कोई काम करता था, और वो सिर्फ उसने देखना होता था कि हाँ उस मशीन ने जाके उस जगह पे रख दिया पुर्जे को, तो वो बटन दबाता था तो दूसरी मशीन आन के उस पुर्जे पे कोई एक चीज़ और लगा देती थी, और बस वो फिर तीसरी मशीन उसे उठा के ले जाती थी। तो आप खुद सोचें, जब एक रिपीट काम आप कर रहे हैं, मुस्तकिल एक ही काम, तो आपके जहन पे और जिस्म पे क्या असर पड़ेगा, ये आप बताएं। सर कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग पे हैं। मेरे पास तो यहाँ, एक मिनट, कोई भी वेटिंग पे नहीं शो हो रहा है। वो दूसरे उसमें पुराने लिंक पे तो नहीं चले गए फिर वो? सर इसी पे। यहाँ तो मुझे देखिए वेटिंग में कोई नजर नहीं आ रहा। 17 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। वो तो वेटिंग रूम का नज़र आ जाता है ना, वो इसमें तो, बल्कि इस वाले सेशन में तो मैंने वो हिसाब रखा ही नहीं था, खुद ही से एंटर हो गए सब। आप उनसे कहें, जो भी आपसे कह रहे हैं, कि सही लिंक पे क्लिक करके आए, सेकंड लिंक जो है। जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा 5 साढ़े 5 मिनट रह गए। तो ओवर स्पेशलाइजेशन अच्छी चीज़ है, ओवर स्पेशलाइजेशन बुरी चीज़ है, क्योंकि जो एम्प्लॉय एक ही रेपिटेटिव काम कर रहा है, बार बार उसको पूरे 8-10 घंटे एक ही काम करना है, वो, लेट से एक और सीन इमेजिन करें कि एक फैक्ट्री है, उसमें किसी का काम है एक कार्टन को उठा के और असेंबली लाइन पे रखना है, कार्टन आते जाएंगे और उसने रखना है, 8-10 घंटे उसने यही काम करना है। एयरपोर्ट पे इमेजिन कर लें, एक लोडर है, उसका काम है जो सूटकेसेस पैसेंजर्स के हैं उसको उठा उठा के जो है वो ट्रक में लोड करना है, तो फिर जहाज में जाके चढ़ जाएंगे। क्या क्या उसका जिस्मानी हाल क्या होगा उस शख्स का? अरे भाई, रिपीटेटिव थक काम है, जाएगा फिर सर। थक जाएगा, कमर उसकी टूट जाएगी, हाथ दुख जाएंगे। ये मैंने एक्चुअल फैक्ट्रीज में देखा है कि रिपीटेटिव काम, रिपीटेटिव जिसे कहते हैं, रिपीट हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, एक ही काम। क्यों? कंपनी ने देखा है कि काम को तकसीम कर दो, जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हम बात कर रहे हैं, और इतना तकसीम कर दो कि स्पेशलाइजेशन इतनी हो जाए कि किसी को भी सड़क से भी उठा के ले आओ, उससे कहोगे भाई तुमने ये बटन दबाना है, तुमने इस पुर्जे को उठा के यहाँ रखना है, तुमने ये बस महदूद मूवमेंट्स करनी है, बस तुम्हारा काम यही है इतना। तो वो हुनरमंद की ज़रूरत ही नहीं है फिर आपको। इनफैक्ट अगर आप नोट करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, कि जो ये सनतें बनी जिसमें मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ आज से 200-250 साल पहले, तो जब कोई काम बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाता है, तो कोई इन्वेंटर जो है उसके लिए मशीन बना लेता है। समझ रहे हैं कि ये भाई इसमें दिमाग तो अब चाहिए ही नहीं खास, तो हम मशीन को ये काम कर देते हैं जब एक ही मूवमेंट का काम करना है। अच्छा, अब बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन की। मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर पूरी करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो देख लें। Let's see. ये आपको लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरीज है, ये नजर आ रहा है? ये नहीं सर, सर, आ रहा दूर है। है। यस तो सुनाई दिया, दूसरा क्या कहा? आ रहा है सर। आ रहा है भाई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरी एक एक्चुअल लेबोरेटरी है, इन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च पे और एटम बॉम्ब बनाने में अमेरिका में बड़ा काम किया था। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें।
ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें जो नेशनल लेबोरेटरी का, एटॉमिक लेबोरेटरी का, जैसे हमारी वो है कहूटा लैब्स है, इस तरह ये वहाँ लैब काम करती है। तो इन्होंने जो ऊपर का इदारा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वो इस इदारे को मैनेज कर रहा है। तो जो डायरेक्टर साहब हैं पूरी लैब के सरबराह हैं, वो ओहदा दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में काम को डिवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी असाइन की जाती है। तो थॉमस मेसन साहब, ये जो भी XYZ हैं, वो लेबोरेटरी के डायरेक्टर हों, ठीक है। अच्छा, लेबोरेटरी स्टाफ को जो देखेगा, ये एक साइड फंक्शन कर दिया है, वो फ्रांसिस चैडविक जो है वो देखेंगी, ठीक है। अब आ जाएं कि लेबोरेटरी डायरेक्टर के नीचे, ये याद रखिएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन का टॉपिक कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के बाद। अब इन्होंने, क्योंकि लैब है तो इन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। एक में साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग को इन्होंने डाल दिया, ठीक है। उसके सरबराह हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका ओहदा डायरेक्टर से कम है। और ये आप लाइन देखें कि रिपोर्ट कर रहे हैं थॉमस मेसन साहब को, जॉन सराओ साहब। फिर एक और डिपार्टमेंट है हथियार बनाने का, वेपन्स का, उसके एक और डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर रॉबर्ट वेबस्टर साहब। और फिर एक ऑपरेशंस के केली साहिबा जो है वो डायरेक्टर है। और ये सब, ये लाइनों से आप देखें रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टर को। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के फर्दर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो हम ले लेते हैं लेट्स से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग को ही ले लेते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी है, केमिकल, अर्थ एंड लाइफ है, सिमुलेशन एंड फिजिकल साइंसेज है, और इन सब के नाम है। ये तो एक ओवरऑल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। इसके मजीद नीचे भी हम बना सकते थे, जो कि क्लरिकल लेवल तक जो है वो जा रहा है, या नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय तक। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक जो है वो हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है कि कौन किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा।